जब चालान होता है ना तो उसमें एक्यूज यानी मुलजिम का नाम किसका आता है? फार्मासिस्ट का। फार्मासिस्ट का आना है, तो कितना बड़ा एक दाव है जो उसके ऊपर लग जाता है। एक फीमेल फार्मेसी जिसने कैटेगरी रेंट आउट की है, उसके नाम पे बहुत गलत मेडिसिन अगर सेल हो रही है अनरजिस्टर्ड, ठीक है, स्मगल्ड मेडिसिन सेल हो रही है, उसको नहीं पता, लेकिन जब मुलजिम बनेगी ना तो वो बनेगी और फिर वो कहेगी कि मैं तो वहाँ पे थी नहीं, ये उसका कसूर है कि वो वहाँ पे नहीं थी, ठीक है। तो वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता कोई भी, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लॉ की एक एक चीज़ अगर पता हो ना तो आप बहुत ज़्यादा काबिल फार्मासिस्ट बनेंगे। और इसका सिर्फ फ़ायदा आपको अभी नहीं है, कोई अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी आप देंगे ना, कोई अगर पोस्ट आती है ड्रग इंस्पेक्टर की, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की, गवर्नमेंट एनालिस्ट की, तो जब ये चीज़ें पता होंगी, फार्माकोलॉजी, फॉरेंसिक फार्मेसी, इसकी टेम्परेचर वगैरह की सारी चीज़ें, तो उसमें भी काम आएगा आपको एग्ज़ाम में। होता है कि सीजर होता है, फॉर एग्जांपल मैं ये मेडिसिन पकड़ता हूँ, ये थर्मोलेबाइल मेडिसिन है, इसको फ्रिज में होना चाहिए था लेकिन ये रैक में पड़ी हुई है, तो ये कॉन्ट्रावेंशन हो गई। इस वजह से फिर क्या होगा कि चालान हो जाएगा। चालान की किस फॉर्म पे? तो फॉर्म नंबर 5 पे होता है, ठीक है। तो उस पर लिखा जाएगा कि ये मेडिसिन है, इसकी 250 टैबलेट्स हैं और इसकी कॉन्ट्रावेंशन आगे लिखी जाएगी कि थर्मोलेबाइल थी, तो टेम्परेचर नहीं इसमें मीट किया, ठीक है। फिर ये आगे जाता है, फिर बोर्ड के अंदर लगता है, फिर उसके बाद ड्रग कोर्ट्स के अंदर जाता है केस, और उसमें फिर जो फार्मासिस्ट होता है ना, क्योंकि उसका काम है कि ये चीज़ें मेनटेन करे, टेम्परेचर को देखें, तो उसका नाम आता है, तो फिर जाहिर बात है वो सारा का सारे है ना प्रोसीजर वो फार्मासिस्ट को फॉलोअप करना पड़ता है, चाहे वो ड्रग कोर्ट जाना हो, चाहे वो DQCB की मीटिंग हो, क्योंकि उसने हमने आपको क्लियर करना है। जब आपका फॉर्म पे नाम आ गया तो इसका मतलब है आप एक्यूज्ड हो गए। एक्यूज्ड का मतलब है कि आप के ऊपर इल्ज़ाम आ गया कि आपने ये काम गलत किया, ठीक है। हम रियलाइज़ नहीं करते, हम ये करते हैं कि हम अपनी कैटेगरीज भी कई लोग रेंट आउट कर देते हैं। अभी ये मैडम है, जैसे अगर इनकी कैटेगरी लगी है तो बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे काम कर रही है। मेजॉरिटी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है, मेरी बात हो रही है उनको से कि ये हमें चाहिए। अगर आप ये कर लें ना तो आपको इससे जान छूट जाएगी आपकी। ये उसका मतलब नाम, उसका बैच नंबर, क्वांटिटी, परचेज, प्रिस्क्राइबर और पेशेंट का नाम। हम क्या करते हैं यहाँ से ऑर्डर रिपोर्ट, बिल का रिपोर्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक पेशेंट हूँ, मैंने आपसे आके ले ली है टोनोफेक्स, आपने इधर बैठ के वो लड़का आपके पास आया कि ये टोनोफेक्स मांगता है, आप एज ए फार्मासिस्ट आपने सुपरवाइज करते आपने ओके कर दिया। जी जी। और जो लड़का बिलिंग कर रहा है ना, तो बिल करते हुए उस पर नाम ऐड कर देगा, पेशेंट का भी और प्रिस्क्राइबर का भी। अब वो बिल में ऑटोमेटिकली ऐड हो गया, आपने सिर्फ सुपरवाइज किया, अलाउ किया कि ये दे दें, ठीक है। आपको ये भरने की जरूरत नहीं। फिर क्या होगा कि आपने दोपहर को 3 बजे या शाम को या सुबह आपने बस एक बार 2-3 क्लिक से वो सारा प्रिंट कर लिया। प्रिंट कर लिया तो आपने देखा कि हाँ ये मैंने सुपरवाइज किया और इसकी सेल परचेज, ठीक है। और ये सारा आपकी पहली नो हाउ में होगा, बस आपने इन पर उसकी साइन करना है और उसकी जो 2-3 शीट्स होंगी प्रिंट की वो अपनी फाइल की करनी है, ठीक है। तो सारा ऑटोमेटिक हो गया सिस्टम, तो इससे जाके हो जाएगी। लेकिन आपको ये फिल करने में कितना टाइम लगता है? नहीं, मुझे फिल करने में अगर तो मैं वहाँ पे हूँ, रजिस्टर्स हैं कितने हैं? रजिस्टर्स 2 हैं, 2 रजिस्टर्स और हैं। और इसमें आपके आइटम्स कितने हैं? फर्स्ट करें आप अभी सुबह आई हैं तो ये फिल करने लगे, आपको कितना टाइम लगेगा दोनों अपडेट करने में? अपडेट करने में मुझे मैक्सिमम 1 घंटा आधा पड़ेगा। अगर मैं कंजेक्टिव दोनों करती हूँ, अदरवाइज में ऐसा होता है कि सुबह मॉर्निंग में ये दे, अब तो फैसल है, फैसल मॉर्निंग में शाम में वो करके ऐसे सुबह देख लेती हूँ, तो इतना टाइम है। और अगर जो ख़त्म हो चुकी है से तो लगी टैबलेट्स की ज़्यादा होती है ना, तो टैबलेट्स मिलती करते हैं, ये ज़्यादा करना है। तो अभी तक वैसे क्या जॉब डिस्क्रिप्शन पता चली है सुमति फार्मासिस्ट की? फार्मासिस्ट की मेनली यही कि हमारा जान बैठ कर मेन हमारा काम है एज कंप्यूटर फार्मासिस्ट। हमने नारकोटिक्स की जो सेटिंग होती है ना, उसको उनके बारे में जो हमारी पेशेंट होते हैं उनको गाइड करना होता है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं, मैं शाम के टाइम यहाँ पे होता था। ड्रग एक्ट देखना है आपने, ड्रग एक्ट देखना है, फार्मेसी देखना है, ड्रग रूल्स एंड 2007 के वो पढ़ने हैं, उसके बाद उसमें स्केड्यूल्स हैं डिफरेंट, वो पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे स्केड्यूल B जो है, पता है उसका क्या होता है? स्केड्यूल D का पता है क्या होता है? स्केड्यूल G का पता क्या है?
जी के बारे में भी देख रहे हैं। मैडम आप बताएं। स्केड्यूल जी में बेसिकली हमारे नार्कोटिक्स और स्टीरॉइड्स आइटम्स ये सारी जो कि हम सिर्फ एक फार्मासिस्ट के प्रेजेंस में एक फार्मासिस्ट के लाइसेंस पे ही किसी फार्मेसी में हम रख सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं रख सकते। ये वो वाली मेडिसिन है जो एक मेडिकल स्टोर नहीं बेच सकता। नहीं बेच सकते। ये कौन बेच सकता है? ये फार्मेसी बेच सकती है। तो फार्मेसी किस स्केड्यूल डी देखना है कि कौन सी ऐसे मेडिसिन है जो कि प्रैक्टिशनर की प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर ही जा सकती है, ठीक है, उसका अलग स्केड्यूल है। तो ये आपने जो ये स्केड्यूल्स आ रहे हैं ड्रग रूल्स 2007 में, इसकी ये ड्रग रूल्स आप गूगल पे लिखेंगे 2007 के तो ही आ जाएंगे, PDF फाइल होगी, वो डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ पर प्रिंट करके मेरे पास फ्री टाइम में ना बस वो पढ़ते रहना कौन कौन से इसमें ड्रग्स आती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई अमेंडमेंट्स इसमें नहीं है लॉ के अंदर, क्योंकि कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर सबसे काबिल वही फार्मासिस्ट है जिसको एक तो मेडिसिन का पता जो पड़ेगी और उस मेडिसिन के ऊपर जो लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है ना उसका पता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर नारकोटिक एंड स्टेरॉयड है तो आप उसकी रजिस्टर बना रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको कानून का पता है कि कानून ये कहता है कि इसका सेल परचेज रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये जो चीज़ है ना रजिस्टर, दिस इज द सेल परचेज रिकॉर्ड ऑफ द नारकोटिक्स एंड स्टेरॉइड्स, ठीक है। अगर ये आपका पूरा इन्होंने जैसे पूरा किया हुआ, आपने पूरा किया साइन करके, तो इसमें आप कानून को पूरा फुलफिल कर रहे हैं। फिर दूसरा स्केड्यूल अगर कहता है कि आपकी सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पर जानी चाहिए, तो एज़ पर लॉ ये होता है कि जब प्रिस्क्रिप्शन आपके पास आए तो उसको ना आपने उसकी कॉपी एक अपने पास रख लेनी है, प्रिस्क्रिप्शन आपके पास हो और आप उसको डिस्पेंस कर दो, ठीक है। और उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आपने दी हैं जो आपके पास एंट्री है आपने दी हैं, तो ये दिखाएं कहाँ पे दिया आपने, तो प्रिस्क्रिप्शन आप निकाल के दिखा सकें कि हमने इसके ऊपर देते हैं, इसी पे रिफ़िल करते हैं। उसका तरीका ये है कि आप प्रिस्क्रिप्शन में पास रखें, नहीं तो उसकी पिक्चर ले लें, प्रिंट करके अपने पास फाइल में लगाते रहें, और जब वो पेशेंट दोबारा है तो उसको रिफ़िल आप कर दें क्योंकि आपको पता होगा कि इसकी प्रिस्क्रिप्शन इसमें ली थी, ठीक है। उसके बाद जैसे टेम्परेचर का ये भी कानून के अंदर ही है, ठीक है, क्योंकि हम जब फॉर्म 4 है, ठीक है, उसके ऊपर हम सैम्पलिंग करते हैं, जैसे ये है फॉर्म नंबर 4, ठीक है। ये जो फॉर्म 4 है ना ये आपके ड्रग रूल्स में गिवन है, ठीक है। फॉर्म 1 है, फॉर्म 2 है, फॉर्म 4 के अंदर किया जाता है, आपका नाम लिखा रहता है, ये मेडिसिन ली जाती है, इसके बैच नंबर, इसकी क्वांटिटी, एक्सपायरी सब कुछ हम लिखते हैं। ये फॉर्म नंबर, फिर एक और फॉर्म होता है जिसको कहते हैं फॉर्म नंबर 6। फॉर्म 6 पे मेमोरेंडम चला जाता है टू गवर्नमेंट एनर्जी, जो डिटेल के अंदर फॉर्म से वो चेक कर लेता है। वो फिर एक रिपोर्ट बनाता है फॉर्म 7 पे, वो भी ड्रग रूल्स के अंदर है, वो भी आ जाती है फिर आपके पास कि ये पास है या फेल है।